पैगंबर मोहम्मद पर उत्तर प्रदेश के हिंदू महासभा के नेता ने 3 दिसंबर को एक विवादित टिप्पणी की। एक महीने बाद 3 जनवरी को यूपी से दूर पश्चिम बंगाल के मालदा में लाखों की भीड़ इस विवादित बयान का विरोध करने निकलती है और इस भीड़ को जो कुछ सामने मिलता है उसे फूंक कर रख देती है। 2-4 दिन बाद बिहार के पूर्णिया में भी ठीक ऐसा ही होता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के इस तरीके की निंदा करने की बजाय सियासी पार्टियां इसे अपने अपने तरीके से रंग देने में जुट गई हैं। कोई इसे सांप्रदायिक मामला कह रहा है, कोई इसे आपराधिक मामला, तो कोई कानून व्यवस्था का मसला बता रहा है। लेकिन एक तबका चुप है, वो तबका जिसे हिंदुस्तान में बढ़ती असहिष्णुता से डर लगने लगा था और इनके बीच सरकारी सम्मान वापस करने की होड़ लग गई थी। मालदा और पूर्णिया की घटना पर ये लोग खामोश क्यों हैं? क्या मालदा और पूर्णिया चीख चीख कर असहिष्णुता की गवाही नहीं दे रहे? मालदा हिंसा के एक हफ्ते बाद भी इलाके में तनाव का माहौल है। सुरक्षा बलों ने कालियाचक इलाके को अभी भी घेर रखा है। पहले बीजेपी सांसदों की टीम को इलाके का दौरा करने से रोका गया। इसके बाद सीपीएम की टीम को भी कालियाचक से 35 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कालियाचक में ऐसा क्या है जिस पर ममता सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। हम अमित शाह जी को बताएंगे, हम यहाँ पर आए थे जिन लोगों का कानून पर विश्वास टूट गया है, जो घबरा गए हैं, उनका विश्वास वापस दिलाने के लिए हम आए थे। और हमें जब उस इलाके में नहीं जाने दिया गया, हमने कहा कि हम संविधान को अच्छी तरह से समझते हैं। पार्लियामेंट मेंबर मोहम्मद सलीम जा रहे थे, उसको रोक दिया गया है। जब उन्होंने पूछा कि किस कानून के तहत रोका जा रहा है, वो 144 का हवाला दिया, लेकिन उनके साथ से 4 लोग थे। कहा जा रहा है कि यूपी के हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी के एक विवादित बयान से मालदा में हिंसा भड़की। 3 जनवरी को मुस्लिम समुदाय के लाखों लोगों की भीड़ ने एक रैली निकाली और कालियाचक थाने को घेर कर उसे आग के हवाले कर दिया। इसके बाद भीड़ ने बाजार में भी लूटपाट और आगजनी की, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे सांप्रदायिक मामला नहीं मानती। कालियाचक की घटना की गूंज बिहार की पूर्णिया तक सुनाई दी। इस्लामिक काउंसिल नाम के संगठन की अगुवाई में निकला एक जुलूस हिंसा पर उतर आया। उपद्रवियों ने एक थाने में तोड़फोड़ की और सड़क पर आने जाने वाले गाड़ियों को भी निशाना बनाया। दोनों घटनाओं में भीड़ को उकसाने के लिए जेडीयू से राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल का नाम लिया जा रहा है, लेकिन वो इससे साफ इनकार कर रहे हैं। भाई जो खबरें दिखाई गई, जो बताई गई, बलियावी को घसीटा गया, खबर आ गई, किसने खबर दी, कहां से खबर आई, कहां बलियावी है वहां मालदा में, तो ये क्या है? मालदा और पूर्णिया की घटनाओं को लेकर विपक्ष ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देश में असहिष्णुता के नाम पर अभियान चलाने वाला तबका अब क्यों खामोश है? पुरस्कार और सम्मान वापस करने वाले साहित्यकार और कलाकारों तक मालदा और पूर्णिया में धधकती आग की आंच क्यों नहीं पहुंची? बहुत सारे कलाकार जो कमर मटकाते फिरते हैं, उनको इस देश के अंदर असहिष्णुता नजर आ रही थी। कम से कम मालदा के बारे में भी वो कुछ बोले। उस समय बिहार के चुनाव थे और इसलिए इस प्रकार का वातावरण बना गया। अब कोई चुनाव नहीं है तो सब अपने दड़बे में बैठे हुए हैं। जो लोग मालदा पर सड़क पे नहीं आए, वे भगवान राम के विरोध में सड़क पर आ गए और यह एक गलत प्रवृत्ति की शुरुआत है। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव भी है और बीजेपी इस बार बंगाल में बड़ी चुनौती पेश करने की पुरजोर कोशिश में है। इसी को लेकर राज्य सरकार उस पर माहौल बिगाड़ने का आरोप भी लगा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि ममता अपने घर में लगी आग को नकार क्यों रही है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल असहिष्णुता के झंडा बरदारों पर है, जिनके पास अलग अलग घटनाओं को देखने के लिए अलग अलग चश्मे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अब क्यों चुप है सम्मान लौटाने वाले? असहिष्णुता पर बहस का क्या हुआ? इसी पर हम आज बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ एच.एस. रावत धर्मगुरु मौजूद हैं। मौलाना अंसार रजा धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। रंजीत रंजन प्रवक्ता कांग्रेस, संगीत रागी आरएसएस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मौलाना साहब आपके पास आऊंगी। हम इस
बहस में नहीं जाएंगे कि ये सांप्रदायिक था या आपराधिक था, कुछ भी था। भीड़ ने हिंसा दिखाई और सुरक्षा बलों के खिलाफ जिस तरह से हिंसा दिखाई, एक तरह से आप देशद्रोह कर रहे हैं। आप अपने ही देश की जमीन पर अपनी पुलिस, अपने लोगों के खिलाफ यूं इतने बड़े स्तर पर आप हंगामा कर रहे हैं, उपद्रव आप मचा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये भी असहिष्णुता का एक रूप है जिस पर बहस होनी चाहिए थी, जिस पर लोगों को खुलकर सामने आना चाहिए था? देखिए शीतल जी, जो कुछ भी मालदा में हुआ है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के हर समझदार इंसान ने उसकी निंदा की है और निंदा होनी चाहिए, वो चाहे मुसलमान के साथ हो या हिंदू के साथ हो। सवाल यहां उन लोगों का नहीं है कि वो जो अवार्ड वापस कर रहे थे वो कहां चले गए हैं। सवाल इस वक्त है ममता हुकूमत का। आज वहां जिसके साथ भी जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे एमपी ही क्यों ना हो, चाहे वो एमएलए ही क्यों ना हो। और जो भाषणबाजी की जा रही है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, एक बात मैं बार बार कहता चला आ रहा हूं कि आप लोग राजनीति कीजिए, कोई आपको राजनीति करने से मना नहीं करता है, लेकिन इंसानों की लाशों पर चढ़ के राजनीति मत कीजिए। मालदा में जो कुछ हुआ है या पूर्णिया में जो कुछ हुआ है, आग लगी है ये उत्तर प्रदेश से, लेकिन आज तक सवाल किसी ने उस आदमी पर नहीं उठाया है जिसकी वजह से ये आग लगी है। नहीं, मैं ये आपसे मेरा सवाल सीधा है कि आप इसे असहिष्णुता मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। ये इंटॉलरेंस है, बिल्कुल, वो चाहे जिसकी तरफ से भी हो। देखिए, कोई भी वजह रही हो, कोई भी वजह, पर ये इंटॉलरेंस का एक रूप है। हमारे पैगंबर साहब की शान में कमलेश तिवारी ने गुस्ताखी की, उसको हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जेल में डाल दिया है। अब इससे ज्यादा सजा और क्या होगी? फांसी की मांग हम नहीं कर सकते। उसने गलती की है, उसकी सजा उसको मिल गई है। आइंदा हम चाहते की मांग तो उसमें हो रही है, और जितने भी ये वो गलत कर रहे हैं। मालदा की अगर आप भीड़ देखेंगे या पूर्णिया की भीड़ देखेंगे, उसमें पुतलों पर लिखा हुआ है कमलेश तिवारी को फांसी दो, फांसी दो। यानी जो 3 लाख की भीड़ फांसी की सजा मांग रही है। रावत जी, देखिए, आप यहां देखो टीवी के अंदर बोल रहे हैं आप रजा साहब, और मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन सच्चाई को जब आप मान रहे असहिष्णुता है तो आप इसको भी मानिए कि मुसलमान फांसी की सजा क्यों मांग रहा है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं जिस दिन से कमलेश तिवारी का मसला आया है, लोगों ने इसकी मांग की है। सबसे पहले देखिए, इस देश में न्याय और कानून तो सबके लिए बराबर है ना। मेरी बात सुनिए तो पहले। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी अरे आप उसको छोड़िए के बारे में, भगवान राम के बारे में गलत बोलते, कोई केस देखिए, उसको सजा मिली। एक मिनट, क्या सजा मिली? क्या रास्ता लगा उसके पास में? कमलेश तिवारी के ऊपर रास्ता लगा दिया। अरे सुन लो, क्यों नहीं आपकी बात सुन ली तो मेरी बात भी सुनिए। अब पहले हमें अपनी बात तो पूरी क्यों नहीं ओवैसी के ऊपर रास्ता लगी? बिल्कुल लगना चाहिए। क्यों नहीं एमएफ हुसैन हमारे हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाते? कोई बात अब वो गुजर चुके हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। अब गुजर चुके हैं, मतलब कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। कमलेश तिवारी के ऊपर रास्ता लगाने कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, मतलब बनता है, ऐसा नहीं है। जब 8 लाख की मृत्यु हुई तो उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन जब ये लोग उपद्रव कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं है। अगर हिंदुस्तान में श्री राम के ताल्लुक से कोई अभद्र भाषा इस्तेमाल करेगा, हम उसके लिए मांग करेंगे कि उसके ऊपर आंसू का लगना चाहिए। हमारे प्रॉफिट के ऊपर उसने शान में गुस्ताखी की है, उसको जो सजा मिली थी, हम फांसी की सजा की मांग नहीं कर रहे। जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप सुन बात, आप विद्वान आदमी हैं, एक आप मुस्लिम धर्मगुरु, आप टीवी पर नहीं कर रहे, लेकिन आप लाखों की भीड़ ये मांग कर रही है। देखिए, मांग अरे अगर यार कौवा के कोसे से अगर गाय मरने लगी तो ऐसा हो, पता नहीं आपके फांसी रुके नहीं, उपद्रव आपके कहने से रुकेंगे क्या? कानून अंधा नहीं है हिंदुस्तान का, रुक जाएंगे आप? रोक दीजिए का कानून अंधा। आप सारे मुसलमानों को फरमान जारी कर दीजिए, भैया इस तरह की फांसी की जो आप मांग कर रहे हैं गलत है, बिल्कुल कानूनन गलत है, बिल्कुल कानूनन भी गलत है, और हमारे हिंदुस्तान के मुल्क के लिहाज से भी ये चीज गलत है। आजम खान साहब के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, तो उन्होंने शुरू किया ना। मैं साहब, मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर दिया। हमारे अंदर कलेजा था, त्यागी रागी साहब बैठे हुए, कल डायरेक्टली मैंने उनसे कहा है, आज सामने बैठे पूछ लीजिए, डायरेक्ट मैंने आजम खान से कहा है कि जहां कमलेश तिवारी है उस जगह पे आपको होना चाहिए था। रागी साहब बैठे हुए, पूछ लीजिए, कल मैंने डायरेक्ट आजम खान से कहा है कि नहीं कहा है। ठीक है, हमारा मकसद ये है। रागी साहब से रिएक्शन ले लेते हैं, आपने उन्हें कोट किया। नरसिम्हा साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा अगर ये मेरी बात पर अमल कर लें तो हुकूमत की तरफ से, आप किसी नेता को मत भेजिए, हुकूमत की तरफ से एक धर्म गुरुओं का, जिसमें हिंदू धर्मगुरु भी हो, मुस्लिम धर्मगुरु भी हो, मैं गुजारिश करूंगा अगर आप कर सकते हैं तो एक 10 आदमी का डेलीगेशन बनाइए, उसमें कोई नेता न रहे,
हम लोग जाते हैं वहां जाकर के हालात का जायजा लेते हैं, हालात का पता लगाते हैं किसके साथ नाइंसाफी हुई है। अगर वो रिपोर्ट आती से जिसके खिलाफ भी रिपोर्ट आती है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को पहल करनी पड़ेगी। आप नेता भेजेंगे यही होगा। अभी तो आपने देखा राव साहब से रिएक्शन ले लेते हैं। एक नेता कह रहे थे साहब, वो तो सलीम साहब भी गए, हमारे साथ कुछ समय के लिए जुड़े हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। राव साहब देखिए, मौलाना जी का जो सुझाव है, मैं बहुत स्ट्रांग इको आ रहा है, थोड़ा इसको फिक्स करिएगा। ये जो धर्मगुरुओं की तरफ से यदि कोई एक डेलीगेशन जाने की ये प्रपोजल है, ये इसके लिए सरकार की किसी प्रकार के दखल की जरूरत नहीं है। ये सिविल सोसाइटी अपने स्तर पर ये लोग मिलकर के वहां जा सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को जाने के लिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को जाने से ममता बनर्जी सरकार ने रोक लगाया था। हमारे सांसद 3 लोग कल सुबह पहुंचे थे वहां उनको जाने नहीं दिया। बाकी पार्टियों से भी, कुछ लेफ्ट पार्टी से भी जाने के लिए कोशिश किए थे, नहीं जाने दिया। कुछ धर्मगुरु मिलकर जाना चाहते, मुझे लगता है ये अच्छी पहल होगी। उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से किसी प्रकार की दखल की जरूरत उस रिपोर्ट की अहमियत हो जाएगी ना। फिर मेरे अर्ज करने का मकसद ये है, अगर हुकूमत की तरफ से डेलीगेशन जाता है तो उस रिपोर्ट की अहमियत हो जाएगी। राव साहब, अगर हुकूमत की तरफ से डेलीगेशन जाता है तो उस रिपोर्ट की अहमियत हो जाएगी। वैसे रावत साहब चले जाए, अंसार चले जाए, उसकी अहमियत नहीं होगी। सुन लीजिए जी, मेरा आपसे ये आग्रह है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। वहां पूरा रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया गया है। लाखों लोग सड़क पर उतरकर कानून को अपने हाथ में भी हो गया राव साहब, फिर सरकारी प्रॉपर्टी को नष्ट किया है। और वहां हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी है। राव साहब, हिंदू माइनॉरिटी, मेरी बात सुनिए। मैं तो कहता हूं बिहार के अंदर कई लोगों को खत्म हो गया, 2 स्टेटों में ऑर्डर खत्म है। आपकी सरकार क्या कर रही है? सेंटर गवर्नमेंट क्या कर रही है जब 2 स्टेटों में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है? देखिए मौलाना जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सुन लीजिए, मैं इसका जवाब देता हूं। जी दीजिए। मैं इसका जवाब दे रहा हूं जी। केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं 1-2 दिन में रिपोर्ट आनी चाहिए। राज्य सरकार को कमलेश तिवारी के ऊपर भी रिपोर्ट मांगा है क्या केंद्र सरकार ने? राव साहब, आप देखिए मौलाना जी, ये गलत बात है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं। कोई व्यक्ति, मेरा फर्ज है राव साहब, मैं एक हिंदू धर्म गुरु के नाते आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने कमलेश तिवारी इस वे में डिबेट करें तो बेहतर होगा। ठीक है, सुन लीजिए उनका जवाब पूरा सुनिए। राव साहब बोलिए। उनको बता दीजिए पहले कौन बोल रहा है। ये एच.एस. रावत है। एच.एस. रावत पूछ रहे थे आपसे। नो, जो कमलेश त्रिपाठी ने जो बयान दिया है वो हमारे साथ या किसी हिंदू संघ, हमारे संगठन के साथ कोई संबंध नहीं है। बहुत ही आपत्तिजनक बयान है, उसकी हम निंदा करते हैं। उस पर 1 महीने पहले कार्रवाई हो गया है। केवल इसको एक बहाना बना साहब ने आरएसएस के लिए जो कम्युनल मोबिलाइजेशन हुआ है वहां, और कम्युनल मोबिलाइजेशन के तहत एक रणनीति के तहत यह किया गया, एक राजनीतिक उद्देश्य किया गया और उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज को छिपाने के लिए किया गया। तो इसमें कई पहलू है। ये सांप्रदायिकता को इस्तेमाल करके वहां एक जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो फेक करेंसी में इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व हैं, ये एक तरह से अंडर द गार्ब ऑफ कम्युनल मोबिलाइजेशन ये सारा एक्टिविटीज उन्होंने किया है। सरकार के खिलाफ उन्होंने इस प्रकार की सरकार के विद्रोह में खड़े हो गए हैं। मैं समझता हूं इसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन राव साहब, समुदाय का बात खत्म हो गई है तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, क्रिया की प्रतिक्रिया। आजम खान साहब ने आरएसएस के बारे में गलत बोला, उसके बेस में कमलेश तिवारी ने बोला। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? आरएसएस ने तो कोई जवाब दिया नहीं उसमें, और आजम खान के ऊपर कोई भी एक्शन हुआ नहीं। जब कमलेश तिवारी ने बोला तो उसको रास्ता लगा दी गई। एक देश में 2 कानून, क्यों? ऐसा नहीं। अगर कमलेश, अच्छा एक बार राव साहब से सवाल, राव साहब बोला था, के खिलाफ बोला था, अंसार साहब, कमलेश तिवारी को, राव साहब से जवाब दीजिए। मौलाना साहब, कमलेश तिवारी को आजम, मौलाना साहब ये सवाल उनसे था, आपके पास फिर आएंगे। राव साहब, इसी आजम खान जी का जो बयान था बहुत ही निंदनीय था, उसका हम खंडन करते हैं।
लेकिन उसकी जवाब में जो प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर जो टिप्पणी किया गया वो भी बहुत ही आपत्तिजनक है। हम किसी भी समुदाय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उनके खिलाफ केसेस बुक कर दिए गए। उनको किसी ने खुलेआम नहीं छोड़ा, तो उनके ऊपर एनएसए का केस बुक हुआ है। तो इसलिए उसको एक आधार बनाकर, एक बहाना बनाकर अब बिहार में हो या बंगाल में हो, इस प्रकार का मोबिलाइजेशन कम्युनिटी का करना ये केवल एक राजनीतिक उद्देश्य, एक सांप्रदायिकता फैलाने के लिए किया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई स्पॉन्टेनिटी नहीं है। ये बयान जो है 1-2 महीने पहले के, 1-1.5 महीने पुराना, बिल्कुल 1 महीना पहले, तो 1 महीने के पहले कैसा हुआ ये सारा मोबिलाइजेशन? ठीक है, अब मैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ रंजीत रंजन जुड़े, उनके पास चलूंगी। कांग्रेस क्यों इस मसले पर इस कदर बैकफुट पर है? बैकफुट पर नहीं कहूंगी, खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए? असहिष्णुता की डिबेट सबसे ज्यादा हमने कांग्रेस के नेताओं के मुंह से इस शब्द के बारे में सुना था। क्या आपको यहां असहिष्णुता नहीं दिखती है? हम एक तरफ कर देते हैं सांप्रदायिक मामला, आपराधिक मामला, उस पर चर्चा पे हम जा ही नहीं रहे। जो बैठे हुए हैं, मैं यही प्रश्न करूंगी कि आखिर क्या सिर्फ मालदा जाने से ही आप उसके लिए गंभीर हो? 1.5 महीने पहले ये घटना घटी और आज सिर्फ ऐसी क्या बात है कि सेंट्रल में आप हैं, आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए जिसमें सांप्रदायिकता प्लस क्रिमिनलिज्म प्लस फेक करेंसी, अफीम, ड्रग्स सब कुछ अगर इन्वॉल्व हो रहा है, तो भाजपा की सरकार इन्वेस्टिगेशन को साइड में रखकर सिर्फ मालदा जाने से ही क्या कांग्रेस नहीं जा रही है तो बैकफुट में है? एक्चुअली में मालदा ही तो कांग्रेस का गढ़ है। मुझे तो बू आ रही है कि निश्चित तौर से वहां पर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट हुआ, जिसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए कि देखिए ये आज की राजनीति सांप्रदायिकता प्लस जो क्रिमिनलिज्म है वो किसी भी कास्ट का नहीं होता। मुझे तो ऐसी बू आ रही है वहां पर कि उन चीजों को छिपाने के लिए, उन क्रिमिनलों को छिपाने के लिए आज एक तरफ अगर सेंट्रल को जांच करके उनको दंडित करना चाहिए, जो भी असामाजिक तत्व थे उस जुलूस में जिन्होंने थाने को जलाया और जिन्होंने थाने में वो पेपर जांच के दिलाए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी तो बहुत बड़ी बड़ी बात करती थी जब बंगाल गवर्नमेंट उनके हाथ आने वाली थी। उनको सिर्फ मुस्लिम वोट को ना देखते हुए हम सबको मिलकर कि आखिर किस तरफ हमारी राजनीति जा रही है, क्या हमारा फर्ज, चाहे बीजेपी हो, चाहे ममता हो, चाहे कांग्रेस हो, हमारा फर्ज जब इतना बड़ा इस तरह की हिंसक घटना हो तो क्या अपनी अपनी रोटियां सेकना है या सही तत्व में आना है? कांग्रेस मालदा नहीं जा रही है, हमारा गढ़ है, हमारे एमपी वहां पे है, हमारे एमएलए वहां पर है। अगर वो जबरदस्ती जाएंगे तो आप मीडिया वाले ही कहेंगे कि भाई आपको सुलगाने जा रहे हैं। मैंने निश्चित तौर से कल भी कहा नहीं, लेकिन आप खामोश भी कैसे बैठ सकते हैं? वहां पर आलू वालिया जी का आप खामोश भी कैसे बैठ सकते हैं? वहां जाके आप क्या आग में घी देने का? जिम्मेदार राजनीतिक दल आप तो आपने 8 लाख जिम्मेदार राजनीतिक दल है आप। और यहाँ पर असहिष्णुता के नाम पर इतना एक ऐसा नंगा खेल हुआ था जिसकी कोई हद नहीं है, और वहां पर सबको प्रॉब्लम्स हुई। वहां भी तो सारी पार्टी गई थी, वहां भी सारी पार्टी गई थी। रंजना जी बताओ, आप कैसे एकदम इस मसले पर खामोश रह सकते हैं? आंखें सभी पार्टी सभी जाकर के वहां पर करोड़ों रुपया उसको दे रहे हैं, हिंदू की लाश के ऊपर ना थोड़ा वहां पर बोलने वाला नहीं कोई पार्टी। भाजपा की फैलाई हुई सांप्रदायिकता थी दादरी में, निश्चित तौर अब इस बात की क्या गारंटी है भाजपा की थी वो कांग्रेस की थी? आपने गौ मास का विरोध किया था, आपके प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में सेकुलरिज्म की बात करते हैं और पार्लियामेंट के बाहर आप ही हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं, कभी घर वापसी की बात बोलते हैं। सच्चाई तो ये है कि जब से भाजपा की सरकार इस सेंट्रल में आई है तब से इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा सरेआम और खुलेआम दिनों दिन बढ़ती लेकिन आप चुप है, आप खामोश है।
कांग्रेस पार्टी खामोश है। आप राहुल क्यों गांधी क्यों खामोश नहीं है? जा रहे? राहुल गांधी कहाँ है? राहुल मतलब गांधी केवल क्या कर रहे हैं? केवल घी में मुस्लिम काम वोट कर बैंक रहे हैं। राजनीति करते नहीं, हैं। मैंने राहुल शुरू गांधी- में कहा कि आपराधिक मसला, सांप्रदायिक मसला, हम उस बहस में जा ही नहीं रहे, लेकिन देश के एक हिस्से में इस कदर अगर हिंसा हो रही है, इतनी लंबी चौड़ी भीड़ अगर इस कदर हिंसा पर उतारू है और ये सब घटनाक्रम हुआ और आप बार बार कह रही हैं कि मालदा कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, तो फिर आखिर क्यों खामोश हैं आप? किसने कहा कि आप आग में घी डालिए? आप आग में घी मत डालिए, कम से कम सांत्वना तो दे सकते हैं। आपके एमएलए सांत्वना दे सकते हैं, आपके एमपी दे सकते हैं, आपके अध्यक्ष दे सकते हैं, कम से कम सांत्वना तो दे सकते हैं। आप एक ऐसा बहाना बता रही हैं कि वहां आग में घी डालेंगे हम जाकर के। सुन लीजिए, पीड़ा क्यों हो रही है? पीड़ा तो इसलिए होगी कि जब हिंदुओं की लाश के ऊपर तमाशा होता है तो आप लोग बोलते नहीं है, और जब किसी मुसलमान की लाश पर तकलीफ होती है तो असहिष्णुता देश में आती है, और सारी पार्टी वहां पे जाती है। तकलीफ इसलिए हमें हो रही है। आप सुन लीजिए, संदीप पात्रा जी जिस तरह, अरे बात सुनिए, यही चीज है। ये संदीप पात्रा नहीं है, मैं आपको करेक्ट कर दूं। में बोल रहे हैं कि वहाँ हिंदू माइनॉरिटीज हो गए हैं। प्लीज वहाँ हिंदू माइनॉरिटीज हो गए हैं, मुसलमान का दबदबा बढ़ गया है। कांग्रेस सेकुलरिज्म की पार्टी है, इस चीजों से दूर है। जहां तक आप पूर्णिया बाईसी की बात कर रहे हैं, 20,000 लोग थे, उन्होंने मेमोरेंडम दिया। निश्चित तौर से जिन्होंने, सुनो भाई साहब, जिन्होंने थाने में तोड़फोड़ की, निश्चित तौर से उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन भाजपा पूरे मुसलमान को एंगल कर दे और पूरे मुसलमान को कहे कि आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, उग्रता फैला रहे हैं, तो दिस इज द पॉइंट। जो आपका मकसद है, आप क्रिमिनल को दंड नहीं देना चाह रहे हैं, आपका टारगेट सिर्फ मुस्लिम है, और आप सच्चाई में बंगाल में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, और ममता जी मुस्लिम वोट को खोना नहीं चाहती है, इसलिए आप दोनों ही दोषी हैं। चलिए, तो हमारी ये बहस जारी है और मैं सीधे चलूंगी जीवी नरसिम्हा राव के पास। राव साहब, कई सारे सवाल रंजीत रंजन कांग्रेस की प्रवक्ता ने उठाए और खासतौर से सरकार पर उंगली उठाई, ममता सरकार पर उंगली उठाई, आपकी सरकार को लेकर भी काफी सारी बातें कही। आपका रिएक्शन चाहूंगी इस पर। शीतल जी, जब वो कांग्रेस की प्रवक्ता खुद ये मान रही है उनके जाने से वहां की स्थिति बिगड़ सकती है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस की एडमिशन है। वो जहां जहां गए थे, वो राजनीतिक उद्देश्य से गए थे, वहां की स्थिति बिगाड़ने के लिए भरपूर उन्होंने कोशिश किए थे। तो मतलब दादरी में उन्होंने आपने ये कहा था हम जाएंगे तो वहां परिस्थिति नहीं, आप मैंने जो समझा आपने ये कहा हम जाएंगे तो वहां की परिस्थितियां वहां बिगड़ सकती है। मैंने कहा तो मतलब जानबूझकर परिस्थितियों को बिगाड़ने के लिए हम लोग आप दादरी गए थे, परिस्थितियों को बिगाड़ने के लिए आपने असहिष्णुता का माहौल, इंटॉलरेंस के माहौल पूरे देश भर में आपने फैलाया। तो आपने जो जिस प्रकार के इंटॉलरेंस दादरी में आपने गौ मास को लेकर पूरी एक साजिश आपने रचा। जब इतनी बड़ी घटना घटती है बंगाल में, आप जानबूझ करके वोट बैंक के कंसिडरेशन के कारण आप मालदा में नहीं जाना चाहते हैं, आप इस विषय को नहीं उठाना चाहते हैं, तो आपकी पार्टी कहां है? दिल्ली में आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं हो रहे हैं इस विषय पर? आप ममता बनर्जी से सवाल जवाब क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उनके साथ अलायंस करना चाहते हैं। आपकी परिस्थिति बंगाल में वही है जो बिहार में है, खुद लड़के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, तो उनके पीछे उनके साथ अपनी बैंड वैगन को लगाना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, उसकी रोटियां आप भी सेकना चाहते हैं। इसलिए आपके बड़े नेता कोई वहां नहीं गए हैं, आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। असल में जी 2 मिनट बोलना चाहूंगी। हाँ जी, जवाब दीजिए, फिर मैं संगीत रागी के पास चलूंगी। मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगी। आपने नसीमा जी, आपने खुद ही अपनी पीड़ा बता दी। जो बिहार में आपके साथ हुआ, कांग्रेस ने 27 सीटें लाई, अब आपकी पीड़ा है। आपने चाय पे ममता जी को बुलाया, उन पर डोरे डाले, लेकिन ममता जी ने आपकी डोरे को मैंने गिराया। अब पीड़ा आपकी ये है कि कांग्रेस चुप बैठी है। क्यों बैठी है? आप सेम चीज पार्लियामेंट में भी करते हैं। जब विद्युत योजना की बात है, मिड डे बिल की बात है, मनरेगा की बात है, तो कांग्रेस ने नहीं किया। अरे जब आपसे सत्ता नहीं चलती है, आपको इंटॉलरेंस की बात हो, जब सांप्रदायिकता को शांत करने की बात हो, जब आप सत्ता में बैठ के भी आप शांति नहीं रख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से
आपको रूल करने का कोई भी हक नहीं है। जब बार बार आप सिर्फ, अरे हमने अगर गलतियां की तो हम विपक्ष में बैठे हैं, हम उसको मान रहे हैं। राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल में। क्या आप क्या चाह रहे हैं? जानकारी है आप क्या चाह रहे हैं? आप ममता बनर्जी को बर्खास्त करने के लिए डिमांड करिए। नरसिम्हा जी 1.5 महीने हो गए करने के लिए डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? नरसिम्हा जी 1.5 महीने हो गए इस घटना को, क्या अभी वहां पर लोग हिंसक हैं? क्या अभी लोग वहां हिंसक साहब, ये हैं? जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती थी कि जब वहां लॉ एंड ऑर्डर आपको खराब है, होम हुकूमत मिनिस्ट्री फेले, तो क्या आपको कर राष्ट्रपति रही है? शासन रूलिंग लगाना पार्टी चाहिए, में बैठ के आपको सिफारिश करनी चाहिए थी रूलिंग राष्ट्रपति पार्टी में बैठ के इल्जाम लगाने से थोड़ी कुछ होगा। हालात संभालने चाहिए वहाँ, हिंदू को नुकसान हो, मुसलमान को नुकसान हो, हालात वहाँ सुधारना चाहिए। मेजॉरिटी मिली है तो क्रिमिनल को सजा दिलाओ ना। अरे क्रिमिनल को सजा दिलाओ। आप उसकी बर्खास्त के लिए डिमांड तो करिए। क्रिमिनल को सजा आप दिलाओ। तो चुप्पी साधे हुए हैं। मिनिस्ट्री क्या कर रही है? राहुल गांधी, आप सोनिया बार-बार गांधी, हमें आपके क्यों बुला रहे राष्ट्रीय हैं? प्रवक्ता कोई कुछ इसका कहने के लिए मतलब आप तैयार ही चाहते नहीं है। हो, इसका मतलब आप चाहते हो कि हम फ्रंट पर आए? आप चाहते हो हम फ्रंट पर आए? हमारे बगैर आपका गुजारा नहीं, होता। आपको एक्सपोज कर रहे आप हैं। इतनी बड़ी मेजॉरिटी में आए हमें हो, उम्मीद आप नहीं है। क्रिमिनल को पकड़ो, जिन्होंने नहीं, हिंसा हमें फैलाई कोई उनको उम्मीद पकड़ो। नहीं है, बट हम आपको चलिए, मैं expose एक करना चाहते हैं। संगीत रागी को यहाँ पर जोड़ूंगी, आपके पास आऊंगी अभी मैं। इसका रावत जी, मतलब आप इस बात को समझ रहे हैं कि बंगाल में आपकी ना जमीन थी और ना जमीन है। ठीक है, उसे छोड़िए, वो मसला छोड़िए, हम पॉलिटिक्स में जा ही नहीं रहे। संगीत रागी को मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी। संगीत रागी जी, जो एक प्रस्ताव ये मसला ही वो लेके आ रहे हैं, उनको मौलाना समझ नहीं है। अंसार रजा ने रखा, उस पर आपका क्या विचार है? जो कि धर्म गुरुओं का एक ग्रुप बना के वहां भेजा जाए और फिर जो रिपोर्ट हो उस रिपोर्ट के आधार पर आगे देखा जाए क्या करना है। ऐसा है शीतल जी, मैं पिछले 25 मिनट 30 मिनट से इस बहस को सुन रहा हूं। धन्यवाद, खामोशी से आप सुन रहे हैं। धर्मगुरु जी ने जो कहा है उस पर नरसिंहा राव जी ने उस पर जवाब दे दिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब कांग्रेस सूचिता और असहिष्णुता की बात पर जब प्रवचन करती है तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी का एक कोटेशन है, डेविल कोटिंग द स्क्रिप्चर्स। कांग्रेस यदि सूचिता की बात करे और सहिष्णुता की बात करे तो इसका जड़ जो है असहिष्णुता की, इसकी बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था। जो बीज है आज उसी का हम प्रस्फुटन देख रहे हैं। पंडित नेहरू ने कहा था कि हिंदू कम्युनलिज्म तो खराब है, मुस्लिम कम्युनलिज्म खराब नहीं है। यह जो अल्पसंख्यक की असहिष्णुता है वह आज हमको मालदा में देखने को मिल रहा है और बिहार के अंदर में देखने को मिल रहा है। एक प्रकार से यह, एक जरा आप सुन लीजिए, धैर्य रखिए, इतनी सहनशीलता आप में आनी चाहिए, ठीक है? संसद में बोल लीजिए। दूसरी बात पूरा जो सम्मान लौटाने का जो सुनियोजित प्रयास था वह अब दिख रहा है कि यह एक सुनियोजित प्रयास था और सेकुलरिज्म वाकई में वास्तव में एक पाखंड है जो इस देश में चलाया जाता है। एक सेकुलर ब्रिगेड है जो इसको अपनी रोजी रोटी के लिए इसे चलाता है। आज एक छोटी सी इस देश में 4-5 छिटपुट घटनाएं चलती हैं, पूरे देश में एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाता है, सिर्फ इस देश में नहीं पूरे विदेश तक इसका फैलाया जाता है कि इस देश में पूरा का पूरा जो है वो असहिष्णुता का माहौल है। इस देश का जो एक ब्रांड एम्बेसडर है वह भी कहने लगता है कि इस देश में असहिष्णुता है। जितने कलाकार हैं वो आकर के आज वे कहां हैं? मालदा में लाखों की भीड़ आती है, थाना दड़ा दिए जाते हैं। पूर्णिया के अंदर इतने बड़ी जमात को इतने घटना के 1 महीने बाद बुला करके इस प्रकार का लूटपाट और उत्पात मचाया जाता है, बट कहीं नहीं कहा जा रहा है कि यह एक मुस्लिम तुष्टीकरण का नमूना है जिस पर नहीं साहब, नहीं सरकार। रागी साहब, यहाँ आप रॉन्ग जा रहे हैं। नहीं, रागी साहब रॉन्ग जा रहे हैं आप। इसका भी बात है जो आरएसएस की थ्योरी है आप इसी लाइन पे जा रहे हैं। अब आप सच्चाई की बात नहीं कर रहे हैं। काबिज रहेगी। नहीं रागी साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जो जितने बांग्लादेशी हैं
पश्चिम बंगाल के अंदर जितने बांग्लादेशी हैं उसको यही फर्क है कांग्रेस और देखिए, बीजेपी में। बांग्लादेशियों को किसने पाला वो आप समझे हुकूमत से, हमें उससे लेना देना नहीं है। वोट बैंक वो भी आपका है, आपने भी बुला बुला करके आरएसएस के समर्थकों ने बुला बुला करके राशन कार्ड बनवा करके दिए हैं कि आइए साहब हमारा, हमें आप वोट दीजिए, हम आपका आधार कार्ड बनवा दे रहे हैं। ये खेल आपने खूब खेला है इस मुल्क में, अब ये खेल नहीं चलने वाला। रागी साहब, आप बहुत दानिश्वर आदमी हैं, आपकी बात की अहमियत है, आप ऐसी बात कीजिए जो अच्छी लगे, जबरदस्ती आप किसी बात को, जहां तक बांग्लादेशियों का सवाल है, आपने बुलाया उनको, हमने नहीं बुलाया। राशन कार्ड आपने बना करके दिए हैं, हमने बनाकर, आधार कार्ड आपने बनाए हैं, हमने नहीं बनाए। वोट बैंक आपने तय किया है। बीजेपी ने आप लोगों को, 3 लोगों को, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस, तीनों को मुल्क में छोड़ रखा है। हम खामोश बैठेंगे, आप लोग मुल्क में आग लगाते रहो, और वो कर रहे हैं आप लोग। ये हो रहा है पूरे मुल्क में। नहीं, ये अगर मुस्लिम रजा साहब, नहीं है, रजा साहब मुझे ये बताइए, जब एक व्यक्ति कमलेश तिवारी, देखिए कमलेश तिवारी को उसी के वजह से मिलना चाहिए, जब जो व्यक्ति जेल में भेज दिया गया उसके बाद मुसलमानों को इकट्ठा होकर के तांडव करने की जरूरत क्या थी? तांडव नहीं कर सकते, मजबूर कहीं ना कहीं किसी नहीं है। अगर श्री राम के खिलाफ कोई बोलेगा, आप रजा साहब गलत बोल रहे हो, आप भी रोक आदमी कैसे इकट्ठे कर सकते? कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। अभी कर दिया गया है और उन्होंने आदमी तांडव कर रहे हैं, पूर्णिया के मुस्लिम की नीति नहीं है, वो गवर्नर पश्चिम बंगाल कोई सियासी मतलब कहीं ना कहीं आग सुलग रही है पीछे से, आग सुलग रही है, उसको बदनाम कर रहे हैं। आरएसएस आरएसएस में बर्बाद कर रहे हैं मुल्क को। आरएसएस तो समझदार है रजा साहब, आरएसएस के खिलाफ आजम खान ने बोला, लेकिन आरएसएस ने अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या एक्शन लेता है? वो बेचारा एक आदमी जिन्होंने आरएसएस की मदद की थी, वो आज जेल में चढ़ रहा है रास्ता के अंदर। सही जगह पे है, इसलिए आप आरएसएस को उंगली उठा सकते हैं। आप अपने आप को देखिए ना, 3 लाख आदमी इकट्ठे करके तांडव करना, ये मुस्लिमों का क्या है? इसके पीछे कौन सी आग चल रही है? वो भी 1 महीने बाद, और उसके कुछ दिन बाद पूर्णिया में आग लगती है। इसका मतलब क्या हुआ है यार? मैं कहता हूं आपके यहाँ टीवी में क्या हुआ है होगी, दूसू में क्या हुआ है? सारा की सारा आरएसएस ने नहीं किया, ये बेसिंधु पर ने नहीं किया, ये बीजेपी ने नहीं किया। मुझे तकलीफ इस बात की है कि यहाँ पर दोनों प्रवक्ता कांग्रेस और बीजेपी के बैठे हुए हैं। जहां हिंदू मरता है तो तकलीफ होती है, ऐसा है, यहाँ भड़काइए नहीं आप मुसलमान की आती है तो आग मत भड़काइए। हिंदू को तकलीफ हो या मुसलमान को, बीजेपी भी सेकुलर देना चाहिए, सेकुलर होती है। हिंदू मुसलमान आज जिस प्रकार से लोगों के घर जलाए गए हैं, थाने जलाए गए, दोनों पार्टी को बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, दोनों से जवाब ले लेते हैं। जीवन नरसिम्हा राव के पास पहले चलते हैं। अक्षितल जी, आपको दोहराना पड़ेगा, मैं सुन नहीं पाया पूरी। मैं बताना चाहता हूं राज साहब, अगर कोई इस देश के अंदर मुसलमान कोई हादसे में चला जाए तो वहां पर सारी पार्टी जाती है, वहां बीजेपी भी सेकुलर हो जाती है और कांग्रेस भी सेकुलर तो है ही। और जब कहीं हिंदुओं के साथ इतना हादसा होता है, गरीबों के घर जलाए जाते हैं, तो वहां पर दोनों पार्टियों का एक ही रूप रहता है हिंदुओं के लिए। ऐसा क्यों इस देश में होता है? आप मुझे बताइए, माल्टा में कितने हिंदू मरे हैं जो आप ये हिंदू वाली बात कर रहे हैं? ये तो अगर वहां पर सामने आपको तो नहीं मालूम है तो क्यों आप हिंदू मुसलमान क्यों भाई? क्यों किसने खड़े हुए वहां पर 3 लाख आदमी? क्या अच्छा ठीक है, जवाब भी सुन लीजिए, वो नमाज पढ़ने गए थे क्या? रावत साहब, रावत साहब आप थोड़ा खामोश हो जाइए। मौलाना साहब, राव साहब का जवाब सुन लेते हैं। देखिए, इस देश में ये बिल्कुल ये परिस्थिति है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज उनको ये धर्मनिरपेक्षता का उनको बहुत ही वक्रीकरण किया गया। इस देश में सेक्युलरिज्म का कोई मान्य नहीं है, उसका कोई पालन नहीं करता है। हर कोई एक परवर्स सेक्युलरिज्म की पालन करते हैं। मतलब जैसा कहा गया कि किसी एक समुदाय के साथ अन्याय होता है, छोटी अन्याय तो भी बहुत बड़ा मवाल किया जाता है, बट हर इस प्रकार की हिंसा की घटना को छोटी घटना मान रहे हैं। लेकिन एक नहीं, मैं कह रहा हूं, एक मैंने आपने मुझे पूरा सुना नहीं है। मैंने कहा एक भी घटना हो, एक भी व्यक्ति को एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई होते हो या उनके खिलाफ हिंसा होता हो, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसको बिल्कुल मानता हूं, बट लेकिन एक जाति का, एक समुदाय का एक व्यक्ति
और दूसरे समुदाय का 100 भी मारे उसका कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार की राजनीति इस देश में खूब चलता है। आपको इसका आई थिंक मौलाना जी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। रंजीत रंजन के पास चलूंगी। रंजीत जी, जो सवाल जीवीएल नरसिम्हा राव ने सेक्युलरिज्म पर उठाए और असहिष्णुता पर जो डिबेट हुई, अब कोई बोल नहीं रहा है, उन सवालों पर आपका रिएक्शन चाहिए मुझे। देखिए, मेरे ख्याल टाइम कम होगा, मैं अपने दिल की बात कहना चाहूंगी। हाँ, कि मैं 4-5 दिनों से मालदा वाले इशू पे काफी चैनल में हूँ और जो डिस्कशन चल रहा है, मैं अपने आप से भी सारे पॉलिटिकल पार्टी से एक सवाल करना चाहूंगी कि साफ दिख रहा है डिस्कशन में कि भाजपा मुस्लिम को नहीं टारगेट किया है कि मुस्लिम है तो मुस्लिम ही दोषी है। ममता जी का टारगेट यह है कि भाई मुस्लिम मेरा वोट है तो मुस्लिम दोषी नहीं है। मुझे सिर्फ यह शंका है कि क्या अपने अपने तीर को साधने के लिए क्या रूलिंग पार्टी जो सेंट्रल में बैठी है और जो स्टेट की रूलिंग पार्टी है, क्या दोनों मिलकर सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे या इतना तो आप जब आप इस चीज को समझती हैं, आपकी पार्टी भी समझती होगी जाहिर तौर पर, आपने क्यों चुप्पी साधी है? मैं फिर वही सवाल आपसे पूछूं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए रंजीता जी, क्या सुन इस लीजिए, जांच का कोई आप मुझे इतना बताइए, आप मुझे इतना बताइए, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी में है अध्यक्ष कब इस मामले में बोले? राहुल गांधी कांग्रेस को हराकर 55 साल। अरे आप हराना जिताना छोड़िए, आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। रंजीता जी, जो बोगी आप वो काटोगी। राहुल गांधी को 65 साल से बेवकूफ बनाया, अब सेकना पड़ेगा 65 साल तक। राहुल गांधी क्यों खामोश है? राहुल गांधी कहाँ है इस वक्त? वो क्या बोल रहे हैं इस टॉपिक पर? बेवकूफ बनाया होता तो राहुल गांधी है कहाँ? अब तो विदेश से आ गए हैं, छुट्टियां मना के आ गए, कुछ तो बुलवाइए उनसे। जिस तरह की सांप्रदायिकता शब्द आपने बिहार में लागू किए, वही आप बंगाल में कर रहे हैं। आपको यहाँ भी मुंह की खानी है। मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ कि आपको अभी भी संभलना चाहिए। देश का युवा पर आप चुप क्यों हैं? मुसलमान हो, कांग्रेस क्यों चुप्पी साध के बैठी है? आप चुप क्यों हैं? मुझे ये बताइए। आप बीजेपी की छोड़िए, ममता बनर्जी की छोड़िए, शांति की बात सुनना चाहते हैं, धर्म गुरुओं की भी छोड़िए, आप क्यों चुप हैं? क्या आप एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी नहीं है इस देश की? सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा बात कांग्रेस पार्टी करती है, और आप कह रही हैं, आप बता रहे हैं कि आप गुड़ अंदर तक इस मुद्दे को समझ रही हैं, तो फिर आपकी पार्टी क्यों खामोश है? सुनिए, बिहाफ ऑफ कांग्रेस, यहां पर मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूं, एज अ कांग्रेस प्रवक्ता बोल रही हूं। हमारे एमपी और एमएलए वहां लगातार लगे हुए हैं, लगातार बातें हो रही है। आज रूलिंग पार्टी में रहते हुए इनका फर्ज है, कांग्रेस जांच नहीं कर सकती है, जांच आपको करनी है। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ दोष हमारे राहुल जी अगर विदेश में है, दिल्ली में है, आपके लिए तो बढ़िया है ना, आप वहां पर शांति बखारो और बोलो कांग्रेस का। नहीं, पर क्यों राहुल गांधी हर जगह पहुंचते हैं, यहाँ क्यों? हम आपको दावत दे रहे हैं। राहुल गांधी, सवाल बनता है, वो राहुल गांधी है आपके पास। बताती हूँ रंजीता जी, राहुल गांधी, रंजीता जी सुन लीजिए, सुनिए रंजीता जी, मौलाना अंसार का हूँ, एक छोटा सा सवाल। जी बोलिए। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जो भी रूलिंग पार्टी, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, आखिर क्या ऐसा कोई तरीका तमाम पार्टियां बैठ करके नहीं निकाल सकती कि मुल्क में जातिवाद की राजनीति नहीं होगी, लाशों पे चढ़ के राजनीति नहीं होगी, गला काट के राजनीति नहीं होगी? अगर राजनीति करना है तो साफ सुथरी राजनीति करें। क्या बैठ करके एक प्लेटफॉर्म पर बैठ कर बात नहीं की जा सकती? आपकी बात पूरी होगी, वक्त हमारे पास कम है, मुझे संगीत रागी का रिएक्शन भी लेना है। जल्दी से संगीत, रंजीत जी जल्दी से। मुझे मौलाना अंसार रजा जी से कहना है कि दुर्भाग्य है कि आजादी के पश्चात जो मुस्लिम समुदाय है उसके अंदर जो लिबरल फेस है और जो लिबरल लीडरशिप होना चाहिए, और एक बड़ी बड़ी सिविल सोसाइटी जो है वो ऐसे फतवा और इस प्रकार के मोबिलाइजेशन के खिलाफ जो खड़ा और एक आवाज उठानी चाहिए, वैसा लीडरशिप मुस्लिम समाज के अंदर ही पैदा नहीं हुआ है।
दो चार मौलानाओं के टेलीविजन चैनल पर आ जाने से ये कुछ नहीं निपटारा होने वाला है। हिंदुस्तान आप सुन लीजिए, जरा धैर्य रखिए। ये सिर्फ मालदा की बात नहीं है, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कई गांव हैं। वक्त खत्म हो चुका है बहस का, हमारे पास बहस का वक्त नहीं बचा है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।